चलो बेटा, अब यहाँ पे बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आई थी, अब अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। मतलब कुछ चीजें, एक तो बेटा इसमें नया एक्ट यहाँ पे ऐड हुआ था, ठीक है जी, तो उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। और ये जो एक्ट आपको दिया गया ना यहाँ पे, दैट इज किस नाम से दिया हुआ है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये बच्चों दे जरूर दिया गया है, लेकिन अभी इसकी डेट नोटिफाइड नहीं हुई है। मतलब कुछ टॉपिक आगे के भी नोटिफाइड करने हैं, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसेंट आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी कुछ प्रोविजन जो है अभी नोटिफाइड किए नहीं गए। क्लियर। एंड दूसरा बेटा यहाँ पे बाकी जो पढ़ेंगे बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी कुछ पेनल्टी और आपको दी गई है कि क्या क्या पेनल्टी इसमें होंगी। तो मतलब चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करना है बेटा, यहीं से स्टार्ट करना है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसमें क्या क्या चीजें आई थी। और इसमें बेटा बेसिकली ना आपकी इसमें दो ही चीज दे रखी है, ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड थर्ड थिंग दैट डेफिनेशन, ठीक है यहाँ पे। तो मुझे बताओ जो ये भी कहीं ना कहीं वैसी बात कर रहे हैं जैसे भी हमने बॉडी कॉर्पोरेट का पढ़ा था कि पर्सनल डाटा रखा जाएगा एंड ऑल थिंग। क्लियर। तो यहाँ भी बच्चा जो आपका पर्सनल डाटा है, तो वो किस किस के पास रखा जाएगा, उस पर्सन को नाम क्या बोला जाएगा, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो ये इस चैप्टर में इसका जो पर्पज यहाँ पे दिया गया है। तो चेक कर बेटा इस सेट का पर्पज क्या है, द प्रोवाइड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसेसिंग, किस चीज का प्रोसेस कर रहे हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा इन ए मैनर कि बेटा वहां पे एक तो इंडिविजुअल का राइट भी रहे, किस चीज का राइट रहे, टू प्रोटेक्ट देयर, मतलब अपना पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट कर पाए, ये भी उसके पास राइट रहे। और साथ में जिस पर्पज के लिए आप प्रोसेस कर रहे हो, वो डाटा भी उस पर्पज के लिए, लॉफुल पर्पज के लिए यूज हो जाए। मतलब ये एक्ट आने के से दो ही पर्पज थे, जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है उसका भी राइट प्रोटेक्ट रहे, और नंबर टू जिस पर्पज के लिए राइट प्रोटेक्ट कर रहा है वो पर्पज भी एक लॉफुल पर्पज ही रहे, मतलब वो चीज अनलॉफुल पर्पज के लिए ना जाए। ठीक है यहाँ पे। तो जो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसी का ही ये कह सकते हो ऑल्टरनेट, मतलब साथ साथ दिया गया उसके साथ साथ में। ठीक है, इन एडिशन जो आपको बताया गया। तो चेक करो बेटा, इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा बनाया बेटा, एक डिपार्टमेंट बनाया, क्या नाम बोलेंगे उसको हम, और उस बोर्ड का क्या नाम होगा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे डाटा को मेंटेन करने के लिए कि डाटा प्रोटेक्ट रहे, तो बेटा गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, किस नाम से, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब नंबर टू बेटा, डाटा क्या क्या हो सकता है, पता है आपको सबको डाटा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी फैक्ट, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी ओपिनियन, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आपने कम्युनिकेट, इंटरप्रिटेशन या प्रोसेस किया गया किसकी तरफ से, बाय द, या फिर ऑटोमेटिक किया गया। आजकल ऐप में देखते हो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, बस एसएस मांगते हैं वो हो जाता है। ठीक है जी, तो दैट्स कॉल्ड बेटा, उसी को यहाँ पे क्या बोला जाएगा बेटा, डाटा बोला जाएगा। अब याद रखना बेटा, हमें यहाँ ना हम दो पार्टी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं डाटा प्रिंसिपल, और जिसको डाटा यूज करने के लिए दिया जाता है, जैसे हमने अमेजोन को डाटा यूज करने के लिए दिया, तो बेटा उसको यहाँ पे नाम बोला जाएगा डाटा प्रोसेसर। तो क्या वर्ड यूज करोगे बेटा पे, तो एक पर्सन आएगा यहाँ पे किस नाम से बेटा पे, डाटा प्रिंसिपल, और दूसरा जो पर्सन यहाँ पे आएगा एक और वर्ड, डाटा प्रोसेसर। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल किसको बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल मतलब वो इंडिविजुअल जो अपना जिसके साथ जिसका क्या बेटा पर्सनल डाटा उससे रिलेटेड करता है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, डाटा प्रिंसिपल। ठीक है, और अगर वही इंडिविजुअल एक बच्चा है, तो एक चाइल्ड है, तो फिर डाटा प्रिंसिपल किसको कहा जाएगा बेटा, उसके चाइल्ड के पेरेंट्स को या फिर लॉफुल गार्डियन को। और अगर वही इंडिविजुअल अगर एक डिसेबल पर्सन है, तो बेटा उसका भी जो लॉफुल गार्डियन होगा, जो उसके यहाँ पे काम करता है बेटा, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, डाटा प्रिंसिपल। तो वैसे तो इन जनरल उसी इंडिविजुअल को कहेंगे जिसका डाटा है, लेकिन अगर वही इंडिविजुअल अगर एक चाइल्ड है, चाइल्ड को तो भाई ऑब्वियसली कुछ पता ही नहीं होता ना वहाँ पे, तो उसके पेरेंट्स को गार्डियन को डाटा प्रिंसिपल कहेंगे, मतलब उसके बिहाफ पे वो जा सकते हैं। ठीक है जी। और सेम थिंग अगर डाटा प्रिंसिपल पर्सन विद डिसेबिलिटी में आता है, तो उसके लॉफुल गार्डियन यहाँ पे आ जाएंगे जो उसके बिहाफ पर एक्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लिख दोगे बेटा यहाँ पे। तो ये ना छोटे डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकता है ये कि डाटा प्रिंसिपल किसको बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन, डाटा बेटा प्रोसेसर किसको बोलेंगे, हाँ जी, जो उसके डाटा को क्या कर रहा है बेटा पे, पर्सनल डाटा को प्रोसेस करता है, किस बेस पे करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ फिड्यूसरी। अब देखो जो फिड्यूसरी क्या होता है बेटा, नीचे बता दिया है, डाटा फिड्यूसरी। और डाटा फिड्यूसरी में जो पढ़ो, एनी पर्सन या तो वो खुद अकेला या दूसरे पर्सन से मिलके जिस पर्पस के लिए डाटा लेता है उस पर्पस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे फिड्यूसरी मतलब क्या होता है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है ना, जिस पर्पस के लिए डाटा दिया गया, जब उसी पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा ना, चाहे वो अकेला यूज कर रहा है चाहे किसी और ग्रुप के साथ मिलकर कर रहा है, तो बेटा उसको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड द डाटा फिड्यूसरी। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है बेटा, चेक करो आपको वही इनकम टैक्स एक्ट वाली डेफिनेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं ये, या तो एक इंडिविजुअल होगा,
HUF होगा, कंपनी होगी, फर्म होगी, एसोसिएटेड पर्सन होगी, स्टेट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल कोई जुडिक्शन पर्सन भी हो सकता है, कोई और। ठीक है जी। यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा जो डाटा फिड्यूसरी, तो क्या बोला गया, जो डाटा फिड्यूसरी के बिहाफ पे उस डाटा को जो प्रोसेस किया जाता है बेटा उसको क्या बोल दिया जाएगा, डाटा प्रोसेसर। बोलो भाई, समझ में बढ़िया बेटा। ठीक है। पर्सनल डाटा क्या होता है सबको पता है, जो भी डाटा किसका था, ठीक है, तो जिसका वो डाटा है उसी को क्या बोल दिया जाएगा। ठीक है। हु इज आइडेंटिफाइड बाय, और ये बेटा इन वर्ड है, बाय और इन रिलेशन टू सच डाटा। नेक्स्ट वन, ब्रीच का बोलेंगे, ब्रीच का बोलेंगे बेटा, सिंपल थिंग, जब उसके डाटा को क्या किया जाता है, अनऑथराइज प्रोसेस किया गया, या एक्सीडेंटली कहीं पे डिस्क्लोज हो गया, एक्विजिशन हो गया, शेयरिंग हो गया, यूज हो गया, ऑल्टर हो गया, तो बेटा उसको क्या बोल दिया जाएगा, दिस कॉल्ड द पर्सनल डाटा ब्रीच। चाहे वो एक्सीडेंटली हुआ है, चाहे वो इंटेंशनली हुआ है, ठीक है, चाहे वो अनऑथराइज यूज हुआ है, तो बेटा उसको पर्सनल डाटा ब्रीच वहां पे बोल दिया जाए। बेटा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या था बेटा यहाँ पे, कि जो डाटा सारा प्रोसेस किया जाता है, सिंपल थिंग है। ठीक है जी। चेक करो बेटा कि जिसको एक वोली और पार्टली ऑटोमेटेड ऑपरेशन और सेट ऑफ ऑपरेशन में इंसर्ट कर दिया जाता है, परफॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है। किस पर्पज के लिए किया जाता है, लाइक कलेक्टिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्ट्रक्चरिंग के लिए, स्टोरेज, अडेप्टेशन, रिट्राइव, यूज, मतलब इन चीजों के लिए बेटा उसको जब कर दिया जाता है ना, तो बेटा उसको क्या बोल दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। अब जैसे आप ऐप पे सारी डिटेल इंसर्ट करते हो, तो आपके उसी ऐप पे वहीं पे सारा कुछ दिख जाता है, तो उसको क्या बोल देंगे, दिस मतलब प्रोसेसिंग, कि वहां पे वो प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे तो दीज और आर द डेफिनेशन इसमें बताई गई है। और मुझे लगता है बेटा इसमें अगर ये इंस्टीट्यूट ने अगर अमेंडमेंट से पूछा, तो या तो डाटा प्रिंसिपल आपसे पूछ सकता है, डाटा फिड्यूसरी भी आपसे पूछ सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और तीसरा एक लास्ट वन इस चैप्टर से आपको बन सकता है बेटा, कि क्या क्या ये जो आपका एक्ट बना हुआ है ना, डिजिटल प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन डाटा एक्ट 2023, ये किस इस पे एप्लीकेबल होता है और किस इस पे एप्लीकेबल नहीं होता बेटा, आपको बताया गया। तो चेक करो बेटा, ये किस इस पे अप्लाई होगा, नंबर वन, कि जो डाटा आपका डिजिटल पर्सनल डाटा जो प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहां पे अप्लाई होगा। लेकिन वो कहां पे अप्लाई होना चाहिए, साफ से बोल दिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ, अगर इंडिया की टेरिटरी में बैठ के उसको दिया गया है, और वो डाटा किस फॉर्म में दिया गया है, नंबर वन, चाहे वो किस फॉर्म में दिया गया था पहले, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया, मतलब पहले आपने उसको नॉन डिजिटल दिया था, फिजिकल फॉर्म में दिया था, बाद में उसको क्या कर दिया गया, डिजिटल में कर दिया बेटा, उसको भी मतलब लाइक स्कैन कर दिया बाद में। तो जो शुरू से ही डिजिटल था वो भी कवर करेगा, और जो शुरू में फिजिकल था बाद में डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया बेटा, ये उसको भी कवर करेगा। ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये दोनों डाटा को यहाँ पे कवर करता है, जो आपको बताया गया बेटा। नंबर टू, अगर दूसरा ऑप्शन किस पे अप्लाई होगा, अगर आपका कोई डाटा कहां पे बेटा, आउटसाइड द इंडिया से बाहर रखा हुआ है आपका डाटा, अमेजोन कहाँ की कंपनी है, बाहर की है, तो आपका डाटा इंडिया में बाहर है, लेकिन यूज कहां पे किया जा रहा है उसका, किस चीज के रिगार्डिंग, तो बेटा देखो तभी तभी ये एक्ट उस पर लगेगा। मतलब अगर आपका डाटा आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया रखा हुआ है, और वो डाटा कहां पे यूज किया जा रहा है बेटा, कनेक्शन रखता है किसी एक्टिविटी के साथ, लाइक कोई गुड्स या सर्विस के साथ, विद द डाटा प्रिंसिपल विद इन द, तो बेटा यहाँ पे उसके ऊपर भी एक्ट लगेगा। समझे बढ़िया बेटा। अब अमेजोन में हमने डाटा तो बाहर दे रखा है, उसका डाटा तो आउटसाइड द टेरिटरी है वहां पे, लेकिन वो डाटा आपका जो यूज किया जाता है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, गुड्स और सर्विस के लिए यूज किया जाता है, तो हम उस डाटा पर भी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट वहां पे एप्लीकेबल कर देंगे। मतलब कनेक्टिविटी आनी चाहिए इंडिया की। अगर आपका डाटा बाहर है, बाहर ही आप शॉपिंग करते हो, इंडिया से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसके ऊपर ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन यू आर इंडियन। बेटा पॉइंट यहाँ पर, तो दो जगह कहां का भी होगा बेटा, नंबर वन, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया डाटा मेंटेन किया गया, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में किया गया, या फिर पहले नॉन डिजिट किया गया फिर बाद में उसको डिजिटाइज कर दिया गया, तो भी एप्लीकेबल होगा। दूसरा जो पॉइंट क्या लिया गया बेटा, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको अप्लाई किया गया, लेकिन इंडिया में उसकी कनेक्टिविटी थी, कनेक्शन विद द गुड्स और सर्विस, तो ये एक्ट वहां पे एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है जी। लिख दोगे बेटा ये दो पॉइंट इसके अंदर, कि कहां कहां पे ये एप्लीकेबल होगा। फिर बेटा तो तीसरा पॉइंट आता है कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड द नॉन एप्लीकेबिलिटी, कि कहां पर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे बेटा, ये आपको बताया गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अब देखो कहां पे अप्लाई नहीं होगा, आपने बेटा सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ड सुना होगा कुंडली, शादी के टाइम में कुंडली बना के भेज देते हो आप, अपना कुछ बायोडाटा बना के भेज देते हो। ठीक है। वो कॉमर्शियल पर्पस, लॉफुल पर्पस, या फिर डोमेस्टिक और पर्सनल पर्पस, दिस इज कॉल्ड, तो वहां पे वो उसको सिक्योर नहीं किया जाए। ठीक है जी। तो दिस इज द पॉइंट नंबर वन बेटा, कोई अगर आप क्या बनाते हो बेटा, पर्सनल डाटा प्रोसेस करते हो
फॉर एनी पर्सनल और कोई आपने पर्सनल डाटा बनाया बट आपके खुद के पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पज के लिए था, तो बेटा यहाँ पे फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आप करते थे बचपन में, डायरी मिलती थी स्कूल की, उसमें सारा कुछ लिख देते थे, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, एड्रेस क्या है, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ लिख देते थे, जितना हमारा डाटा होता था सब कुछ लिख देते थे वहाँ पे, इवन फोटो तक लगा देते थे अपने। तो वो डाटा स्कूल का माना जाएगा, आपका पर्सनल माना जाएगा, आपका पर्सनल माना जाएगा। बेटा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो डाटा आपने क्या किया बेटा, कोई डाटा आपने पब्लिकली अवेलेबल कर दिया, ठीक है जी, और ये पब्लिकली अवेलेबल किसी और ने नहीं किया, किसने किया है, खुद। या तो डाटा प्रिंसिपल ने किया है या किसी और पर्सन ने किया है, ठीक है जी, ध्यान सुना, किसी और पर्सन ने किया जिसके ऊपर ऑब्लिगेशंस थी अंडर एनी लॉ टू मेक द पर्सनल डाटा पब्लिकली अवेलेबल। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया था ये डाटा तो पर्सनली अवेलेबल करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो दो चीज हो गई, या तो डाटा खुद उसी बंदे ने खुद ही बताया पब्लिकली, या फिर किसी लॉ के अकॉर्डिंग डाटा बताना जरूरी था तो ये बताया गया। तो सेम जो वहां पे याद रखना, तो उसमें केस में ये एक्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने देखा कई बार जो यूट्यूबर होते हैं वो वहां पे अपनी डाटा कई बार बोल देते हैं, अपना कुछ पर्सनल डाटा भी कई बार शेयर कर लेते हैं कई बार, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार कुछ लोग कंप्यूटर को सिखाना चाहते हैं, आओ मैं सिखाता हूँ तुम्हें ये फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, वो खुद की आईडी पासवर्ड वहाँ पे डाल के उसको सिखाते हैं कई बार। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए वहां पे ब्लर कर देते हैं, और कुछ लोग उसको ब्लर नहीं करते, चलता है जा रहा, चल रहा भी सेम थिंग। अब वो सेम थिंग वैसे दिखा रहा है, तो क्या कोई एजेंसी उसका काम कर रही है, वो खुद ही कर रहा है, तो बेटा फिर इस पर एक्ट नहीं लगेगा अगर वो बाद में लीक होता है तो डाटा, क्योंकि क्या वो डाटा उसने खुद में वहां पे दिया ही नहीं दिया है, बड़ा पॉइंट में यहाँ पे, तो ये चीज उसने खुद ही वहां पे दी है। इवन आपको पता है बहुत सारी टीचर क्या करते हैं, अब जैसे कई बार अपनी वीडियोस दे रहे होते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने वीडियो दे दिया तो वीडियो में लिखते हैं कि आपको ना ये सारी फाइलें आपकी मेरी गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएंगी, और उसी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देते हैं, आप इस पर क्लिक करके ये सारी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डाटा आपने खुद दिया ही नहीं दिया बेटा, अगर आपको हो सकता है वहां पे शायद कोई पर्सनल डाटा चले जाए, तो बेटा वहां पे उस केस में ये डाटा आपने खुद प्रोवाइड किया, तो ये एक्ट उस केस में आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो दो जगह पे जो कहाँ का हेल्प नहीं करेगा, नंबर वन पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस के लिए आपने डाटा मेंटेन किया हुआ तो वहां पे हेल्प नहीं होगी। और नंबर टू पॉइंट बेटा कहाँ पे हेल्प नहीं होगी आपकी, अगर कोई डाटा बेटा पब्लिकली अवेलेबल किसने किया है, या तो डाटा प्रिंसिपल ने ही किया है, अब समझ लो डाटा प्रिंसिपल कौन था ये, ठीक है, तो डाटा प्रिंसिपल ने किया है, और एनी अदर पर्सन हु इज अंडर द ऑब्लिगेशंस अंडर एनी, जो लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्लिगेशन था तो भी किसी और पर्सन ने किया, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज बताओ ना, पुलिस स्टेशन में होता है, कोई पर्सन ने चोरी किया तो उसकी वो पूरी डिटेल लिखी जाती है, या कोई गुमशुदा की तलाश, सुना आपने सब वर्ड ये वर्ड, तो ये अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स होता है कि भाई ये चीज बतानी पड़ती है यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड बेटा, तो उस केस में ये एक्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। याद रखोगे वर्ड बेटा, तो बस इतना ही आपको इसमें दिया गया है, ये वाला एक्ट बेटा पे डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा एक्ट लिख दोगे, तो मुझे लगता है बेटा ये भी अगर पूछा गया तो एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकता है, अगर वो बना तो कोई क्वेश्चन आपका एप्लीकेबिलिटी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो याद रखोगे वर्ड, ठीक है जी। चलो जी, अब बेटा इसके बाद आईटी एक्ट के अंदर और देखते बेटा और क्या क्या यहाँ पे अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक है। अभी बच्चों ये जन निवास ठीक है, अभी इतना ज्यादा इसका एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्लियर, तो ये जब आएगा तो बता दूंगा इसको अभी, क्लियर, तो अभी इतना डिटेल में नहीं करना है, बस सिंपल एक अलग से जो एक्ट आ रहा था जन निवास करके, वो जब आएगा तो डिटेल में बता दिया जाएगा, अभी इंस्टीट्यूट ने तो डिटेल में दिया नहीं आपको। तो नेक्स्ट पे आज बेटा जो आपके आईटी एक्ट में चेंज आया है, और आईटी एक्ट में बेटा एक सेक्शन और इंसर्ट हुआ है, किस नाम से, सेक्शन नंबर, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिटर्न कुछ अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को या सर्टिफाइड अथॉरिटी को फाइल करनी थी, अगर आपने फाइल नहीं की तो पेनल्टी बताई गई है, क्या पेनल्टी लगेगी। तो क्या बच्चों पेनल्टी दी गई, पढ़ो यहाँ पे कि आप जो कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट किसको देनी थी, या तो कंट्रोलर को देनी थी या फिर नहीं दी, नहीं दी तो फाइन तैयार हो जाओ, कितना फाइन लगेगा, नोट एक्सीडिंग 15 लाख रुपए का फाइन लग सकता है फॉर ईच सच फेलियर, समझ लो 15 लाख रुपए का फाइन लगेगा वहां पे। नंबर टू, कोई इंफॉर्मेशन सेम थिंग रिटर्न करनी थी स्पेसिफाइड टाइम में, नहीं किया फाइल, तो सेम थिंग कितनी पेनल्टी लगेगी बेटा, ज्यादा नहीं है, 50,000 रुपये फॉर, 50,000 रुपये देखना पर डे है, ठीक है, तो जब से डिफॉल्ट कंटिन्यू चल रहा है 30 दिन में करना था, नहीं किया तो फिर 30 दिन के बाद 50,000 रुपये पर डे के लिए तैयार हो जाओ, जो आपको फाइल मतलब पैसे देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे बेटा, ठीक है जी। या फिर आपको एक बुक मेंटेन करनी थी, रिकॉर्ड मेंटेन करना था, मेंटेन नहीं किया आपने, तो फाइन के लिए तैयार हो जाओ, कितना, ज्यादा नहीं है,
ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया यार, 1 लाख रुपीज पर डे, मतलब जब से फेलियर चल रहा है तब से लेके 1 लाख रुपए, तभी लोग सुधरेंगे। 100 रुपए पर डे फाइन लगा देंगे, कहेंगे ले लो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 1 लाख रुपए पर डे आएगा तब तो वो करेंगे ना। ठीक है, तो मुझे बता दो बेटा, तीनों में क्या क्या थे। नंबर वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, 15 लाख रुपए का फाइन कहाँ पे था, 15 लाख का फाइन कहाँ पे था, अगर कोई डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा था कंट्रोलर को या फिर सर्टिफाइड अथॉरिटी को, नहीं किया, ठीक है जी, ठीक है, तो 15 लाख रुपए का फाइन देना है आपको मैक्सिमम। नंबर टू पॉइंट, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फर्निश करना था, रिटर्न फाइल करनी थी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, नहीं किया, कितना फाइन, 50,000 का। कोई बुक्स आपको मेंटेन करनी थी, मेंटेन नहीं किया, तो 1 लाख रुपए, जब से फेलियर है तब से आपको 1 लाख रुपए फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक बेटा एक टॉपिक और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट दूंगा बेटा, सेक्शन नंबर 45, रेजिडरी पेनल्टी। सुना बढ़िया रेजिडरी, बेटा देखो रेजिडरी का मतलब क्या होता है, ये वर्ड ना कहीं भी आपको दिखे, ठीक है, हर एक एक्ट में जाता आपको ये वर्ड दिखेगा, रेजिडरी पेनल्टी। पेनल्टी अलग अलग हो सकती है, बट जो रेजिडरी का मतलब क्या होता है ध्यान सुना। अब ये बच्चों पूरा एक्ट बन गया, और पूरा एक्ट बनने के बाद मतलब उसमें कहीं हमें लगा कि यार ये डिफॉल्ट किया गया है और यहाँ पे पेनल्टी होनी चाहिए, मतलब किसी सेक्शन में हमें लगा कि यहाँ पेनल्टी होनी चाहिए, बट कोई लॉ मेकर ना वहां पेनल्टी देना भूल गया, उसे नहीं बताया। तो बेटा याद रखना, ये देखो रेजिडरी पेनल्टी क्या बोलती है, अगर पूरे एक्ट में कहीं पेनल्टी होनी चाहिए थी लेकिन लॉ मेकर देना भूल गया, तो आप वहां पे ऑटोमेटिकली ये वाली पेनल्टी वहां पे लग जाएगी। ऐसी पेनल्टी को क्या बोलते हैं, रेजिडरी पेनल्टी। ठीक है, अगर आपको कहा जाए सपोज, मालूम मैंने कहा फीस टाइम पे नहीं दोगे 100 रुपए पर डे फाइन लगेगा, ड्रेस पहन के नहीं आओगे 50 रुपीज पर फाइन लगेगा, और फिर आज में देता हूँ रेजिडरी पेनल्टी 100 रुपए पर डे। ठीक है जी, तो क्या मतलब है रेजिडरी का, इन दो के अलावा कोई और डिफॉल्ट किया, वहां पे तो पेनल्टी बताई नहीं गई ना, तो फिर वहां पे कौन सी पेनल्टी ऑटोमेटिक लगा दोगे आप, रेजिडरी पेनल्टी वहां पे लग जाएगी। तो बेटा यहाँ पे वही आपको बताई गई। तो चेक करो बेटा, रेजिडरी मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन आपने क्या किया, वहां पे कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया जिसके बारे में क्या नहीं बताया गया, कोई पेनल्टी सेपरेटली नहीं बताई गई। तो जहां पे पेनल्टी सेपरेटली नहीं बताई गई, फिर कौन सी पेनल्टी लगा दोगे वहां पे, और रेजिडरी पेनल्टी बेटा कितनी बताएगी, चेक करो बेटा, नोट एक्सीडिंग, ये तो देना ही देना है, साथ में इन एडिशन टू साथ में क्या पे करोगे, अगर किसी को कोई लॉस हुआ है तो कॉम्पनसेशन भी पे करो, मतलब फाइन तो दोगे दोगे, साथ में कॉम्पनसेशन। और ये 3 लोगों ने किया, किस किसने, इंटरमीडिएरी, कंपनी और, तो 10 लाख रुपए का फाइन देंगे, और कोई और है तो कितने रुपए का फाइन देगा, इन तीनों के अलावा कोई और होगा तो फिर 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन पे करेगा मैक्सिमम। याद रखोगे वर्ड बेटा, ठीक है जी, तो ये याद रखना, रेजिडरी पेनल्टी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इजी है माइंड। मतलब देखो जब बेटा कॉन्ट्रावेंशन के बारे में जो कोर्ट में जाएगा, केस जाएगा, तो कोर्ट चेक करेगा क्या यहाँ वाकई कोई कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं है, अगर है तो फिर वो चेक करेगा पेनल्टी दे रखी है या नहीं दे रखी है, फिर लगा देगा डायरेक्ट। ठीक है जी, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है उसके बारे में। चलिए बेटा समझे, हाँ जी। एंड लास्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे आता है इसका, सेक्शन नंबर 46, दैट्स कॉल्ड द पावर टू एडजुडिकेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चों ये आपको जो दे रखा है टॉपिक, ये क्या टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन प्रोसीजर। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप पढ़ा था आपने, याद है टॉपिक पढ़ा था, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है यहाँ पे, है ना, तो बस उसी का थोड़ा सा फर्दर प्रोसीजर बता दिया कि एक एडजुडिंग ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है इस केस को देखने के लिए, तो वो अपनी प्रोसीडिंग किस तरीके से करेगा, कैसे फिनिशिंग होगी, कैसे एक पर्सन को पेनल्टी प्रोवाइड की जाती है, सब आपको बताया जाता है बेटा। तो चेक करो बेटा में क्या लिखा गया, हाँ जी, सिर्फ ये जज करने के लिए कि क्या एक पर्सन ने वाकई ही इस एक्ट में कॉन्ट्रावेंशन किया है या नहीं किया है, तो बेटा यहां से फिर इसके बाद करना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेल, ये छोड़ देना बीच का, बस सेंट्रल गवर्नमेंट सेल एक पर्सन को बेटा एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है यहाँ पे, और जिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी बेटा याद रखना, गवर्नमेंट के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कौन होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इक्विवेलेंट ऑफिसर लिया जाएगा ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल होना चाहिए, जो किसका होता है, गवर्नमेंट में एक डायरेक्टर का होता है। ठीक है यहाँ पे, तो उसके लेवल का होना चाहिए, जिसको बेटा यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, जो ये इंक्वायरी करेगा कि किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन किया है या नहीं किया है इस एक्ट के अंदर, ये चेक करने के लिए होता है।
ठीक है यहाँ पे। और ये बेटा जो होगा तो लिखा गया बेटा, ये कौन से मैटर देखेगा, ये उसका मैटर देगा जहां पे जो क्लेम फॉर डैमेज है वो किससे ज्यादा नहीं है, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का डैमेज नहीं है, तो ये सारे मैटर वो देखेगा। तो याद रखना 5 करोड़ रुपए तक के मैटर कौन देखता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। 5 करोड़ से ज्यादा का जो मैटर होगा वो कॉम्पिटेंट कोर्ट देखेगी। अब मतलब कोर्ट ने अपनी पावर यहाँ पे डेलीगेट कर दी। 5 करोड़ तक के मैटर कौन देखेगा, एडमिन ऑफिसर। और देखो नेक्स्ट में लिखा भी हुआ है प्रोवाइडेड डेट, अगर इससे एक्सीड करता है तो फिर वो कहां पे चला जाएगा केस, कॉम्पिटेंट कोर्ट में चला जाएगा। तो लिख दोगे ना, ये मुझे लगता है एग्जाम में से पूछ सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की पावर्स क्या है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, कितनी तरह कितनी पावर यूज कर सकता है, मैक्सिमम पावर क्या है इसकी। तो कौन से मैटर देगा जिसमें क्लेम फॉर द डैमेज है बेटा वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। बस इसके बाद बेटा बताया गया कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जिसके अगेंस्ट केस आया है, हाँ जी, क्या उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि ये रिप्रेजेंट करने के लिए तुम सेटिस्फाई करो कि तुमने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है नहीं किया है। और अगर उसने बेटा यहाँ पे लिखा गया, अगर एडजुडिकेटिंग सेटिस्फाइड हो गया कि उसने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो क्या उसमें पेनल्टी लगा सकते हैं, लगा सकता है, बोलो भाई। ठीक है, पेनल्टी बेटा वहां पे लगा सकता है, दिस इज द पॉइंट, याद रखोगे वर्ड, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे ना इसके अलग अलग पॉइंट चल रहे हैं। अब मैं बेटा यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ये जो 2 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये इसके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के एक्सपीरियंस की बात करता है, उसकी क्वालिफिकेशंस की बात करता है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास क्या क्या पावर होगी बेटा, ये इसके बारे में रिगार्डिंग हम बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये जो पॉइंट अपने पढ़ा, ये उसकी पेक्यूनियरी जुडिक्शंस के बारे में बात करता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर केस कहाँ तक ले सकता है। समझ सिचुएशन आपको कैसे क्या क्या लिया जा रहा है इसके अंदर। तो ये पहला पॉइंट तो अपॉइंटमेंट कर दिया गया, दूसरा पेक्यूनियरी इसकी जुडिक्शंस क्या रहेगी आपको बता दिया गया, तीसरा वही पेनल्टी लगा दी गई। लेकिन क्वेश्चन इज दिस, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन कौन बन सकता है, चेक करो बेटा पे। कोई भी पर्सन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नहीं बन पाएगा, कब तक, जब तक उसका एक्सपीरियंस ना हो। किस किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर सॉरी आईटी में तो होना ही होना चाहिए, एंड लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, तभी बेटा उसको अपॉइंट वहां पे किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन। और अगर मुझे बताओ अगर एक से ज्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट क्या लिखा गया, गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि कौन किस मैटर को देखेगा, कौन से एरिया के मैटर को देखेगा। तो चेक करो क्या लिखा गया, वेयर मोर देन क्या है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो अगर एक से ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल बाय ऑर्डर मैटर और प्लेसेस उनको बताएगी कि जहां पे ऑफिसर अपनी पावर को यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज देयर जुडिक्शंस। ठीक है जी, बता दो एक एक लाइन समझ में आ रही है आपको बेटा यहाँ पे। एंड हाँ जी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बेटा यहाँ पे देखो पावर बिल्कुल कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे पावर किसके पास होती है। और देखो बेटा क्या क्या पावर यूज कर पाएंगे, चेक करो बेटा। नंबर 1, जो भी बेटा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का प्रोसीडिंग होगी ना, वो प्रोसीडिंग बिल्कुल सेम ऐसे ट्रीट की जाएगी जैसे कि वो क्या है। ठीक है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख देना जुडिशियल प्रोसीडिंग एज पर द आईपीसी, उसको ट्रीट किया जाए। जो भी प्रोसीडिंग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेगा तो उसको डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा एज पर इंडियन पेनल कोड। दूसरा जो पॉइंट किया गया और क्या माना जाएगा उसकी प्रोसीडिंग को, हाँ जी, उसको दूसरा पॉइंट लेना, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, और यहां लिख देना एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और तीसरा क्या माना जाएगा उसको, सिविल कोड एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड। तीनों चीज आगे नहीं आ गया, मतलब जो भी वो काम करेगा वो आईपीसी की प्रोसीडिंग मानी जाएगी, जो भी वो काम करेगा वो सिविल कोड की तरह माना जाएगा एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और वही एक सिविल कोड माना जाएगा एज पर द। बस यहां तक आपको बेटा ये पढ़ना है, इसमें जो आपको बताया गया दिस इज कॉल्ड अमेंडमेंट। ठीक है जी, और ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्या क्या लिखोगे, पहले अपॉइंट किया जाएगा, फिर पेक्यूनियरी बता देना, पेक्यूनियरी कितना आएगा, 5 करोड़ रुपए तक का मैटर वो ले सकता है, 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो कॉम्पिटेंट कोर्ट में चला जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, आईटी, आईटी एंड द लीगल और टेक्निकल डिपार्टमेंट से होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर एडजुडिकेटर है तो सीजी नोटिफाई करके बताएगा कि किसके पास कौन सा एरिया रहेगा। पावर क्या रहेगी उसके पास, सिविल कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग ट्रीट किया जाएगा एज पर द आईपीसी, सिविल कोर्ट माना जाएगा एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और सिविल कोर्ट माना जाएगा एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड। दिस इज योर अमेंडमेंट। बस बेटा और कोई अमेंडमेंट इतनी कुछ खास थी नहीं इसमें, बाकी तो जनरली ये आती है। तो ये बेटा आईटी एक्ट में जेएसएल में यही मेन आपके अमेंडमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। दैट इज पहले आई थी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर ये कुछ एप्लीकेशन का बता दिया गया, और सम पेनल्टीज एंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का प्रोसीजर। कर लोगे बेटा, ठीक है। और ये टॉपिक यहीं पे आपका कंप्लीट होता है बेटा।